3 नंबर लगन चार्ट है। 3 नंबर लगन चार्ट यानी कि ये आपका मेष राशि मरकरी बुध के अंडर आएगा, मिथुन राशि आएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 3 नंबर मरकरी मिथुन, 1 से लेके 12 नंबर की राशियों के नाम आपको मालूम होंगे, तो या फिर आप इसका इंडेक्स बना लीजिए तो आपको इजी होएगा। 12 नंबर की राशियों का इंडेक्स बना लो, 1 से लेके 12 नंबर की कौन कौन सी राशियां हैं, 12 की 12 राशियों के कौन कौन से मालिक हैं, और उसके बाद एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बनाइएगा कि उच्च का कौन सा है, नीच का कौन सा है। ये तो आपकी सम राशि है। ठीक है, इसमें उच्च का क्या हो जाएगा, उच्च का मंगल जो है वो 10 में उच्च का हो जाता है। ठीक है, और उसके उल्टा 10 का जो उल्टा होता है वहां पे वो नीच का हो जाता है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, उसमें से आपको क्या करते हैं, 10 में से आपको सेम उसकी जो ऑपोजिट दृष्टि होती है 7 माइनस कर दो, तो जो फोर्थ होता है फोर्थ में आपका नीच का होता है। ये आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेनेशन से समझा। अभी इस फिलहाल नंबर्स पे ध्यान दो। ये आपका होमवर्क है कि आपको सम का, उच्च का और नीच का टेबल बनाना है। ठीक है, इतना तो आप इजीली कर लोगे ना। सर एक बार प्लीज फिर से समझाए, उच्च नीच का नहीं है इसमें। उच्च नीच का टेबल आपने बनाना है, इंडेक्स बनाना है अपने नोटबुक की फर्स्ट पेज पे। 12 राशियों के नाम लिख लेने, 12 राशियों की समराशियां और उनके प्लैनेट, और आगे आपने टेबल जो बनाना है उस टेबल पे आपका उच्च का और नीच का होना चाहिए कि कौन सा उच्च का है कौन सा नीच का है। ये सर एक बार फिर से बताओ कि उच्च और नीच कैसे देखना है। मुझे आपने बोला ना कि 10 में से -7 करना है कि कोई बात नहीं, चलो मैं लिखवा ही दूंगा, कोई वो मैं आपको बात करता हूँ। अभी नंबर्स को समझो। ये जो फर्स्ट हाउस है ये होता है लगन। लगन में जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लगन का मालिक होता है और उसी के अकॉर्डिंग कुंडली चलती है। ये आपके पास 9 ग्रहों के नाम है, 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह, एक्चुअली 7 ग्रह हैं, 9 ग्रह नहीं है, 7 ग्रहों में से किसी एक ग्रह का हमारे ऊपर अधिकार होता है, हमारे ऊपर प्रभुत्व होता है। मतलब एक ग्रह का हमारे ऊपर ज्यादा फोकस होता है, सबका नहीं होता, किसी एक का होता है। जरूरी नहीं है कि सूर्य सबके लिए हो, जरूरी नहीं है मंगल सबके लिए हो, 7 में से कोई एक हमारे लिए मेन होता है। जैसे इस कुंडली में बुध मेन है, इस कुंडली में शनि मेन है, इस कुंडली में मंगल मेन है। तो ये पर्सन अगर मंगल के अकॉर्डिंग चले तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको ज्यादा सही रहेगा। ये पर्सन अगर शनि के अकॉर्डिंग चले तो उसके लिए ज्यादा अच्छी बात है, और ये पर्सन अगर बुध के अकॉर्डिंग चले तो उसके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरह से आपने पहले ये देखना है कि किस आदमी को किस प्लेनेट के अंडर रखना है। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। उसके बाद सेकंड चीज होती है वो ये कि जो आपने प्लेनेट पकड़ लिया उसकी दूसरी राशि कहां बैठी है। जैसे ये 3 नंबर पकड़ा आपने बुध, तो 3 नंबर की दूसरी राशि 6 ये रही, तो बुध का रिजल्ट यहां भी होगा, बुध का रिजल्ट यहां भी होगा। ये 11 नंबर है, 11 नंबर यानी कि शनि, तो शनि का रिजल्ट यहां भी होगा, शनि का रिजल्ट यहां भी होगा। ये 8 नंबर यानी कि मंगल, तो मंगल का रिजल्ट यहां भी होगा, मंगल का रिजल्ट यहां भी होगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? यस। अब इसमें उसके बाद जो एक और चीज जो आपको समझनी है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपने नोट्स बनाने वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, रिकॉर्डिंग में से सारे नोट्स बना लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग का काम है नोट्स पर, रिकॉर्डिंग से आपने सारे नोट्स बना लेने हैं। और जो आपको सिखा प्रैक्टिस अभी जो सेशन में हम ले रहे हैं इसमें सिर्फ आपका समझने वाला काम है जो आपको प्रेडिक्शन में हेल्प देगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग से आपने सारा सिर्फ लिटरेचर लेना है, वो लिटरेचर आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा और उसमें एग्जांपल्स भी देंगे। सर जी सर एक आपने जो बोला इस आदमी को शनि के हिसाब से चलना चाहिए, इस आदमी को मंगल के हिसाब से, मतलब चलना मतलब क्या करना चाहिए उन्होंने? जीवन, हाँ लाइफ, मतलब शनि के हिसाब से लाइफ चलाना। जैसे एग्जांपल के लिए आपका शनि है और आप अगर मंगल के हिसाब से चलने की कोशिश करो तो ये आपके लिए उल्टा हो जाएगा। मंगल के हिसाब से चलना यानी क्या, वही मेरे को समझ में नहीं आया। यही तो मैंने आपको कहा। कोई बात नहीं, ऐसे गिरो, एक टेबल बनाओ, राइटिंग में लिखो, पहले राइटिंग में लिखना स्टार्ट कीजिए, शायद आपको तब क्लियर होगा अच्छे से। आप ऐसे कीजिए, प्लैनेट्स के नाम लिखिए। सबसे पहले सूर्य लिख लो सर, तभी क्लियर होएगा। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, ये 4 आपके देवग्रह होते हैं।
ठीक है, हालांकि आपको मालूम होएगा लेकिन समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। और थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ देना और दूसरे पासे दूसरी लाइन में मतलब ऐसे कॉलम बना लो, दूसरी साइड पे आपको बाकी के ग्रह लिखने हैं जिसमें आपका आएंगे शुक्र, शनि, राहु के, और जो बुध रह गया बुध को आपने बीच में लिखना है। यहाँ आपके देव ग्रह, बीच में आपका बुध और यहाँ आपके क्रूर ग्रह। सर देवग्रह में शनि मंगल सूर्य मंगल और सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ये आपके देव ग्रह हैं, इनकी आपस में मित्रता है। ठीक है, ये मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। एक्चुअल में इस चीज को आपको दूसरी तीसरी क्लास में समझना चाहिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके ना थोड़े डाउट्स क्लियर हो, ताकि आपका जो एस्ट्रोलॉजी में जहां पे आपका फोकस रुक रहा था वो चीज आपको थोड़ी क्लियर। तो इसमें ये है कि जो देव ग्रह है उसमें आपका सूर्य, शनि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल आ रहा है। और अगर आप शनि के हो, आपकी जो लाइफ है वो शनि के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन आप मंगल को पकड़ रहे हो तो वो ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसलिए। लेकिन जो पर्सन बुध का है वो सेंटर में है, तो वो दोनों के तरफ, दोनों के जैसा अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर लेके चल सकता है। मतलब सर शनि का जो है वो राक्षस ग्रह है, तो मतलब उन लोगों को बुरा बुरा करना चाहिए और देव लोगों को अच्छा करना अच्छे, ऐसा बोलने का। सर ये देव ग्रहों में आएंगे आपके सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। राक्षस ग्रहों में आएंगे आपके शनि, राहु, केतु और शुक्र। ठीक है, पहले इतनी बात समझनी है। उसके बाद एक नीचे अंडरलाइन करके एक लाइन और लिखिए, क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह। क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह। क्रूर ग्रहों में आते हैं आपके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अब यहाँ पे आपको चीजें एक एक्स्ट्रा एड ऑन चीज मिली कि पहले तो वो देवग्रह बन गया, अब वही देवग्रह क्रूर ग्रह बन गया। और सर रिपीट करेंगे? हाँ जी, रिपीट करेंगे। सन, मंगल, शनि और सन, मंगल, शनि, राहु, केतु क्रूर ग्रह में आएंगे। क्रूर ग्रह मतलब जो पीड़ा देने वाले होते हैं, ओके, जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। सूर्य स्ट्रिक्ट होता है, उसको किससे मतलब नहीं, मैंने तो जाना है जाना है। ठीक है ना। सौम्य ग्रह में आएगा आपका चंद्रमा, जुपिटर, शुक्र और बुध। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर जो मैंने लिखवाया उसका अभी नेक्स्ट एक और अपडेट आ गया कि ऊपर वाली चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए और नीचे वाली चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं कारक तत्व, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो आप जहां पे थोड़ा रुकते हो ना कि मैंने ये काम करना है तो कैसे, क्या है क्या नहीं है, तो वो वहां पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया दिमाग में कि आपको क्यों मैंने कहा कि अगर आप शनि के रिलेटेड हो तो आपको शनि के रिलेटेड काम करने चाहिए, आपको मंगल के रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। क्लियर हो गया ना। और जो पर्सन मंगल से जुड़ा है उसको मंगल से रिलेटेड काम कर लो, सूर्य से रिलेटेड कर लो, ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड कर लो, लेकिन उसमें आप शनि, राहु, केतु की चीजें बीच में ऐड ऑन ना करो। लेकिन ये प्रेडिक्शन यहाँ तक पूरी कंप्लीट नहीं है, इसको आगे फर्दर पूरे हॉरोस्कोप को रीड करके चेक करना है कि ये कितने परसेंट पे है। ठीक है, दोबारा समझते हैं हम। 3 नंबर ये होता है आपका बुध का लगन। ठीक है, ये होता है आपका शनि का लगन, ये होता है आपका मंगल का लगन। ठीक है, अब इसमें अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, अभी आपने प्लैनेट्स नहीं देखने, खाली नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि किस पर्सन को क्या चीज अच्छी मिल रही है, किस पर्सन को क्या चीज बुरी मिल रही है। मतलब कि हमारे पास टोटल, मान लीजिए कल को आपने कंसल्टेशन देनी है तो आपके पास 100 आदमी अगर आते हैं तो 100 आदमियों को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, पूरे 100 लोगों को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड करना, यानी कि 12 राशियों में, यानी कि 12 लग्नों में। तो ये 3 नंबर और 11 नंबर और 8 नंबर के एग्जाम्पल आपके सामने है। बाकी कितने बच गए? 9। बाकी जो 9 बच गए वो आपका होमवर्क है। ओके, ठीक है, किसी को ना समझ में है मुझे पूछ लेना। अभी सिर्फ आप नंबर्स के अकॉर्डिंग समझना शुरू करो, बाद में हम प्लैनेट्स को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और लिटरेचर आपके पास लिखने के लिए रिकॉर्डिंग होएगा, वो और डिफरेंट है, अभी सिर्फ समझने की चीज है। तो इसमें क्या है, हमारे जो अच्छे वाले घर होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस। ये आप सबको पता होगा कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका फिफ्थ हाउस है, ये आपका 9th हाउस। ठीक है, जैसे आप काउंटिंग लेते हो तो 1
उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छे वाले प्लैनेट्स होते हैं। मतलब कि जो ये 3 नंबर वाला है, इसके लिए 3 नंबर बहुत अच्छा प्लैनेट है, 7 नंबर बहुत अच्छा प्लैनेट है, 11 नंबर बहुत अच्छा प्लैनेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसके बाद ये वाले लेंगे जो अच्छे प्लैनेट है। ठीक है, जो आपके ये वाले होते हैं सेंटर पे। पहले नंबर पे आपके अच्छे प्लैनेट ये वाले हैं, सेकंड नंबर पे आपके अच्छे प्लैनेट ये वाले हैं। ठीक है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपने कोई भी चार्ट लिया, उसमें आपने 1 से लेके 12 नंबर के लगन बनाने, जैसे 3 नंबर का बना, 11 का बना, 8 का बना। ठीक है, 1 से लेके 12 नंबर के लगन बनाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने 12 ऐसे के 12 बॉक्स बनाने हैं और एक एक बॉक्स का आपने ये निकालना है इसमें क्या प्लैनेट इसका अच्छे में जाएगा, क्या प्लैनेट इसका बुरे में जाएगा, क्या इसका एवरेज रहेगा। अभी इसमें मैंने प्लैनेट नहीं लिखे, खाली नंबर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आप डायरेक्ट हॉरोस्कोप को प्लैनेट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आप फेल हो जाते हैं। आप उसे अगर नंबर्स के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो उसके बाद प्लैनेट जो है इजीली आपको अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले प्लैनेट्स आपके अच्छे होते हैं, देन उसके बाद आपके ये वाला और ये वाला पोर्शन आपका बढ़िया होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप इसे सेकंड हाउस और 11th हाउस इसको लेना है तीसरे नंबर पे। ठीक है, लास्ट में जो नेगेटिव बच गया वो है आपका ये वाला प्लैनेट, ये वाला, ये वाला और ये वाला हिस्सा आपका नेगेटिव। ये सारी चीजें आपने बेसिक में पहले भी कभी सीखी होंगी, पहले भी कभी सुनी होंगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। जब तक कि आपके माइंड में चलेंगी कि आपको कैसे मैच करना है, तब तक आप प्रिडिक्शन देने में थोड़ा झिझकोगे। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में ये वाला और ये वाला 3 और 6 मैच हो रहा है, ये देखो 3 और 6 मैच हो रहा है, तो ये आपका गुड में आएगा, इसको आप टिक कर सकते हो, ये अच्छा है। देन उसके बाद आप यहाँ आ जाते हो 4 नंबर, तो 4 नंबर अकेला है, इसको भी आप गुड में ले सकते हो। देन उसके बाद 5 नंबर आ गया, 5 नंबर सन यहाँ पे अकेला हाउस है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको आप थोड़ा बैड में लो। ठीक है, थर्ड हाउस को, 6th हाउस को, 8th को और 12th को, यहाँ पे जो जो नंबर लिखे होंगे उसको आप एक तरह से बैड एरिया में लिखिए कि ये हमारे बैड हाउसेस हैं, या फिर इनसे हमें थोड़ी दिक्कत होती है या कुछ नेगेटिव चीजें मिली। ठीक है, अंत में देखा जाएगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कंप्लीट क्रिएट हो रहा है या नहीं, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है कि अगर मैंने पॉजिटिव बोल दिया तो पॉजिटिव ही मिलेगा और मैंने नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव भी पॉजिटिव दे सकता है और पॉजिटिव वाला भी एक टाइम पे आके नेगेटिव हो सकता है। ठीक है सर सर बोलो। अब सर ये कुंभ लग्न जो है, कुंभ लग्न का जो चार्ट, अभी उसमें इसको सर चलने दो ना, नहीं अरे कुंभ इसको लग्न, चलने दो, उस पे भी आ हाँ जाओ। ओके ओके ओके। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा ही हो, इसलिए मैंने नहीं बोला नहीं, 1 से इसमें लेके 12 तक का देखो, आपका भी आ जाएगा, दूसरों का भी आ जाएगा। अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे तो आपको प्रेडिक्शन में दिक्कत आएगी। देन ये 6 नंबर यानी कि बुध, वो हो चुका है। उसके बाद 7 नंबर, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला हिस्सा हमारा सबसे अच्छा होता है, तो ये वाला आपका गुड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2-7 गुड में आ जाएगा। लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा है 7 नंबर, और 7 नंबर यहाँ आ गया गुड में, लेकिन दूसरा हिस्सा 2 नंबर यहाँ चला गया बैड में, तो ये गुड और बैड दोनों के रिजल्ट देगा। ठीक है, देन 8 नंबर तो ये एक तरह से बैड में आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा उसका 1 नंबर वो यहाँ पे गुड में आ गया, एवरेज में। देन उसके बाद 9 और 12 तो ये दोनों सम में आ गए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले 1, 5, 9 वाले लेने हैं, उसके बाद 1, 4, 7, 10 वाले लेने हैं, उसके बाद जो सेकंड हाउस और 11th हाउस है उसको लेना है, और एंड में जो चौथे नंबर पे लेना है, जिसको चौथे नंबर पे स्टेज लेनी है, वो है आपका 3rd, 6th, 8th और 12th। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका 9 और 12 यहाँ पे आ गया सम में। देन 10 और 11, 10 नेगेटिव में गया, 11 जो है पॉजिटिव में आया। 12 नंबर फिर आपका एवरेज में आ गया,
एक नंबर आपका गुड में आ गया, 2 नंबर आपका नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एक आपके पास टेबल बन गया होगा कि मेरे कौन कौन से गुड है, कौन कौन से बैड है, कौन कौन से सम है, कौन कौन से एवरेज है। आ गया ना? जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा कौन कौन सा प्लैनेट है जो मेरे को अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है और कौन कौन सा प्लैनेट है जो मेरे को बैड रिजल्ट देगा। मैंने किसके अकॉर्डिंग डील करनी, सिर्फ नंबर्स के बिहाफ पे, प्लैनेट्स के बिहाफ पे नहीं। उसके बाद जब इसमें प्लैनेट्स फिल होंगे, फिर हम देखेंगे कि वो प्लैनेट अपनी तरफ से कितना इसमें एफर्ट कर रहे हैं, उन प्लैनेट्स का क्या रोल है। अभी सिर्फ नंबर्स का रोल हमें चेक करना है कि नंबर्स के थ्रू हमको क्या कितना पॉजिटिव रिजल्ट इसमें मिल सकता है। क्लियर है सबको? अब ऐसे करो, ये 11 नंबर है, इसका आप रिटर्न में बना लो, मैं आपको बना के बताता हूँ, आप साथ साथ में लिखना शुरू करो। इस हॉरोस्कोप का मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पास आपके पास टेबल बन जाएगा। आप उसमें 4 स्टेज लिखिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, तो स्टेज 1 आपकी सबसे अच्छी होगी, जिसको आप एक्सीलेंट कह सकते हो। स्टेज 2 आपकी गुड होगी, स्टेज 3 आपकी एवरेज और स्टेज 4 आपकी बैड। ठीक है, स्टेज 1 में आपका 11 नंबर लिखो और शनि लिखो। लिखो 11 नंबर और शनि, क्योंकि वो लगन में आते हैं। ठीक है, फिर जो स्टेज 3 है या स्टेप 3, वहां पे लिखो 12 नंबर और वहां पे जुपिटर। फिर आपका स्टेज 4 में 1 नंबर और वहां पे मंगल। फिर उसके बाद आपका जो स्टेज 2 है, वहां पे 2 नंबर यानी कि शुक्र। फिर आपका स्टेज 1 3 नंबर यानी कि मरकरी। देन आपका स्टेज 4 में 4 नंबर यानी कि मून। देन आपका स्टेज 2 में 5th नंबर यानी कि सूर्य। स्टेज 2। देन उसके बाद अगेन स्टेज 4 6 नंबर यानी कि मरकरी। देन उसके बाद स्टेज 1 7 यानी कि वीनस। देन उसके बाद स्टेज 2 8 नंबर यानी कि मंगल। देन 3rd नंबर 3rd स्टेज 9 नंबर यानी कि जुपिटर। देन आपका स्टेज 4 10 नंबर यानी कि शनि। तो आपके पास 4 स्टेजों का एक ब्यौरा मिल गया कि मेरे एक्सीलेंट कौन से हैं, गुड कौन से हैं, एवरेज कौन से हैं और बैड कौन से हैं। अब आप देख रहे होंगे कुछ मिक्स हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव में चले जाएंगे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स देंगे। यही लाइफ होती है हमारी, लाइफ ऐसी होती है ना। करेक्ट सर बोलो बोलो। हाँ सर, ये 6 नंबर के बाद का जरा बताओगे, थोड़ा ये हो गया, मतलब जम्बलिंग हो गया। स्टेज 2 में कौन सा है? ये स्टेज 4 में 6 के बाद, हाँ स्टेज 4 में 6 बाद में 7 जाएगा, बैड में जाएगा। 7 नंबर 7 नंबर आपका फर्स्ट स्टेज में जाएगा, एक्सीलेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। ओके। और 8 8 नंबर आपका सेकंड स्टेज में जाएगा, ये आपका गुड में जाएगा। 9 नंबर आपका 3rd स्टेज में जाएगा, एवरेज में जाएगा। और 10 नंबर आपका फिर से बैड में जाएगा। ओके, ठीक है, इसी तरह से आपने 1 से लेकर 12 के बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब इसी 8 नंबर को भी समझ लेते हैं। 8 नंबर का ये आपका शॉर्ट में समझो, जो ये ट्रायंगल है 8 नंबर 12 नंबर और 4 नंबर, ये आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा। जो आपका 8 12 8 11 2 और 5 है, ये आपका सेकंड वाले में जाएगा। ठीक है, जो आपका 9 नंबर है और जो 6 नंबर है, ये आपका एवरेज में जाएगा। और जो 10 बच गए, 10 1 3 और 7, ये आपका बैड में जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो बैड वाले होते हैं उनको थोड़ा हमें इग्नोर करना चाहिए। और जो एक्सीलेंट वाले होते हैं, जो पहले के टॉप 3 हैं, उनमें से जिनका मैच बेटर बन रहा है, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे इन पर्सन का 11 नंबर का लगन है, जो शनि के अंडर आता है, तो ये इनके लिए थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि ये गुड भी है और बैड भी। अगर ये 11 नंबर ना होके 10 नंबर हो, तो इनके लिए एक्सीलेंट और उसके बाद एवरेज पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर मान लो आपको कोई बोले कि मेरी भी शनि की राशि है, इसकी भी शनि की राशि है, मेरा भी शनि का लगन है, इसका भी शनि का लगन है, तो मैं नुकसान क्यों झेल रहा हूँ, ये नुकसान क्यों नहीं झेल रहा? क्योंकि वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चल रहा है और दूसरा पर्सन पॉजिटिव के साथ प्रॉफिट को लेके चल रहा है। ठीक है, ये नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आज? नंबर्स का कंसेप्ट हाँ क्लियर? जी सर। हाँ सर। क्लियर है ना? माइंड में स्टार्टिंग में आपको हाँ। क्लियर होना सर चाहिए। एब्सोल्युटली, मैंने आपने जिस तरीके से बताया है ना, हाँ, ट्रायंगल बना लिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट में वो ले लिए स्क्वायर ले लिया सेंटर का, फिर उसके बाद थर्ड फेज में ऊपर से एक टिक यहाँ से एक टिक वहां से, वो क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया अश्विनी जी आपको क्लियर कि है ना? मतलब गुड एंड हाँ बैड सर। यस सर। यस सर। सर ये हम लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इस क्लास की? सर इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, लेकिन इसमें ना इसकी रिकॉर्डिंग से ना आपको सही बताऊं, ये सिर्फ समझने के लिए है। एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी का मटेरियल है वो आपको एक अलग रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसमें से आपने बनाना है। यहाँ पे तो मैं आपके मेन डाउट क्लियर कर रहा हूँ और मेन आपके ना मतलब आपका बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स टीचर्स जो है वो बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उनका क्या होता है कि पहले बस उनका इंटरेस्ट जगाए और उनके जो डाउट्स होते हैं वो खत्म करें। और कुछ अगर आपने कुछ गलत पढ़ा है या फिर आपके मन में पहले से कुछ डाउट्स है या जो आपके मन में कुछ लोगों की धारणा होती है कि नहीं हमको तो ऐसे पता है, ऐसे होता है, तो वो पहले एक बार दूर हो जाए। इसलिए मैं आपको मेन इसमें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सर जैसे अभी फर्स्ट, पहले भी बहुत बार सीख चुके हैं। जी मैम, ये जो फर्स्ट उसमें जैसे 3 और 6 दोनों गुड में है, तो उसको दोनों गुड ही रिजल्ट्स देंगे अभी वो। जी मैम, 3 वाला एक्सीलेंट में है और 6 वाला गुड में है। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके या बहुत अच्छे रिजल्ट देगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। जब ओके। प्लैनेट इसमें एंटर होगा तब पता लगेगा कि ये रिजल्ट पॉजिटिव में इनहैंस हो रहा है या ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके। ठीक है, अभी ठीक चलो है। हमने आधा काम करा। जैसे देखो आप खाना बनाते हो, आपने खाना बनाने से पहले क्या किया, सब्जियां सारी तैयार कर ली, कटिंग कर ली, करेक्ट। सब्जियां तैयार कर ली, तो वो एकदम आपको अच्छी लगती है कि देखो मेरी सब्जी तैयार है। तो अभी तक हम आपको पॉजिटिव और अच्छे नंबर ही देंगे, लेकिन बराबर। रिजल्ट तब पता लगेगा जब आपने सब्जी बनाते बनाते उसको अगर जला दी या खराब कर दी, तो वो प्लैनेट अभी एंटर नहीं हुआ। प्लैनेट एंटर होना करेक्ट। मतलब कि सब्जी को अभी हमने तवे पे रख दिया, अपने चढ़ा दी, बना रहे हैं। उसके बाद फाइनल प्रेडिक्शन क्या है, जब आपने उसको टेस्ट किया तब पता लगेगा कि हाँ इसमें क्या कमी है, क्या खूबी। फाइनल बराबर। प्रेडिक्शन तब आएगी। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइनल पे जाने की कोशिश करते हैं, जिस वे में आप नहीं सक्सेस हासिल कर पाते। ओके। ठीक है, पहले आप उसकी प्रिपरेशन करो, धीरे धीरे एक एक चीज को। सो एवरेज में और जो है थर्ड स्टेज में, कौन सा हाउस का देखा जाता है एवरेज में? एवरेज में सर आपका आएगा सेकंड और 11। सेकंड और 11, ओके सेकंड समझा। और 11 एक्चुअल में क्या है, वैसे तो सेकंड स्टेज जो सेकंड है वो आपका धन है और जो 11 है वो आपका प्रॉफिट है। बहुत लोग उसको प्राइम मानते हैं, टॉप पे मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ धन होना सब कुछ नहीं होता और सिर्फ प्रॉफिट होना सब कुछ नहीं होता। अगर ये आपका लगन है, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपका आप यानी कि आप यानी कि आपसे जुड़ा सब कुछ, तो बैंक अकाउंट आपके नाम पे होते हैं। तो अगर आप स्ट्रांग हो तो बैंक का कोई इशू नहीं। आप अगर सेटिस्फाइड हो तो प्रॉफिट या पैसे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या फायदा उस पैसे का। सेकंड नंबर पे ये 5 नंबर होता है, ये होता है दिमाग। दिमाग अगर ठीक ठाक है तो सब कुछ है, दिमाग से पैसा बन जाता है, और दिमाग नहीं है तो पैसा होगा भी तो भी चला जाएगा। उसके बाद आता है लक। लक किस्मत है तो पैसा तो ऑटोमेटिकली है, किस्मत है तो पैसा तो ऑटोमेटिकली है। ये पैसा सिर्फ उनका है जिन लोगों के पास, जो हम कहते हैं ना कि यार फलाने के पास पैसा है, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। कई लोग होते हैं उनके पास बच्चे नहीं होते या बच्चे आसपास नहीं होते, बच्चे दूर होते हैं, लेकिन पैसा बहुत होता है। कई लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती पर पैसा होता है, तो ये उन लोगों के लिए बताया। कई लोग होते हैं जिनका काम नाम बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है कर्जे भी बहुत है। दिहाड़ी का महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं लेकिन कर्जे बहुत है, या मान लो लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं लेकिन घर में कोई बीमार पड़ा है। तो ये इसलिए नेगेटिव बताया गया है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि बार बार से बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ अगर इनसे ये एड ऑन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीजें जो ये वाला और ये वाला हिस्सा अगर कहीं से इनसे ऐड ऑन हो जाए, इससे इससे इससे, तो ये नेगेटिव की तरफ ले चले।
ये जो पैसा कमाओगे वो गवाओगे, ये लेकिन जोड़ना होता है। चलिए अब अगला टॉपिक क्या करना है बताओ। ये चीज तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगली चीज कुंडली आप बना लेना सबके सब, ठीक है। कोई भी पुरानी कुंडली ले लो, अपनी ले लो, अपने किसी भी रिश्तेदार की, बच्चों की, भाई बहन की या आज की, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या है, कैसे देखना होता है, जितना भी आपने नॉर्मल देखा, ठीक है। तो अब ऐसे करो, आपको मैं एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन मतलब ये जो नंबर्स आपने देखे, इन नंबर्स के मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखो योग कारक, शॉर्ट में करवा रहा हूँ, लेंथ में जो है आपको रिकॉर्डिंग्स के अंदर मिल जाए, ठीक है। शॉर्ट में अभी सिर्फ शॉर्ट में लिखो, योग कारक लिखो। योग कारक में जो त्रिकोण में नंबर लिखा होता है वो आपका योग कारक होता है, ठीक है। और वही आपका एक्सीलेंट होता है। एक्चुअल में जो आपका स्टेज 1 है ना, वो आपका योग कारक, जो स्टेज 1 है वो आपका योग कारक। हर एक हॉरोस्कोप के लिए योग कारक अलग अलग निकल के आएगा, इसलिए आपको होमवर्क में 1 से लेके 12 नंबर के लगन बनाने के लिए बोला गया। आपको होमवर्क करना जरूरी है, होमवर्क करोगे मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन अ वीक आप प्रेडिक्शन में आ जाओगे, ठीक है। योग कारक जो आपका केंद्र में है, त्रिकोण में है सच, वो आपका योग कारक, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसके बाद ये योग कारक आपका स्ट्रॉन्ग तब हो जाएगा जब इसका दूसरा साथी या दूसरी राशि केंद्र में हो। जैसे बुध की दूसरी राशि केंद्र में बैठे तो ये स्ट्रॉन्ग योग कारक बन जाएगा। पहले मैंने कहा कि योग कारक जो केंद्र में है, दूसरा मैंने कहा अगर दूसरी राशि केंद्र में बैठ गई, गुड प्लेस में बैठ गई, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर भी योग कारक है, यानी कि शुक्र, लेकिन इसकी दूसरी राशि नेगेटिव हाउस में बैठे तो ये योग कारक बनेगा जरूर, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। शनि यहाँ पे योग कारक है, लेकिन जो दूसरी राशि है वो 8th हाउस में बैठे तो ये स्ट्रॉन्ग योग कारक नहीं है। प्रेफरेंस हम सबसे पहले देंगे यहाँ पे मत्री को, उसके बाद हम प्रेफरेंस यहाँ पे शुक्र या शनि को दे सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? यहाँ पे शनि योग कारक जरूर है लेकिन नेगेटिव हाउस को लेके, यहाँ पे बुध योग कारक जरूर है लेकिन नेगेटिव हाउस को लेके, यहाँ पे शुक्र योग कारक है और पॉजिटिव हाउस को साथ में लेके, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो योग कारक है वो शुक्र निकल गया, ठीक है। वो बात अलग है, आप अगर एप्लीकेशन खोल के देखते हो या फिर आप किसी से पूछते हो तो आपको शनि का स्टोन पहनने की बात की जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे वीनस की तरफ से चलते हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि वीनस ने आपका भाग्योदय करना है। उसके बाद ये देखा जाता है, क्योंकि देखिए हम इनको क्यों कंसिडर करते हैं, इस बात को आप पकड़िए। अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने यही वाला क्यों योग कारक, मतलब यही का स्टोन क्यों पहना, लोग हमेशा लगन का स्टोन क्यों पहना, अब इसका कारण क्या है। इस चार्ट में ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, क्योंकि ये त्रिकोण का भी आया और केंद्र का भी आया, ठीक है। ये होते हैं लगन, यानी कि हम खुद, तो स्टोन हमारे लिए पहनाया जाता है ताकि हमें वो सब चीजें मिल सके, हम उसे भोग सके, हम उसका बेनिफिट ले सके, हमें उससे कुछ प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर बनाया और घर बनाने के बाद आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो क्या आपने उसको भोगा? नहीं, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जिन चीजों का रिजल्ट आपको पूरा मिले उसके लिए लगन का स्टोन पहना जाता है। सेकंड नंबर पे इस डिपार्टमेंट का स्टोन पहनाया जाता है 5th हाउस का, जो होती है आपकी बुद्धि। अगर बुद्धि चलेगी, दिमाग चलेगा तो सब कुछ हासिल हो सकता है, और बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं। उसके बाद पहनाया जाता है इस जगह का, जो है हमारा लक। किस्मत अगर साथ देगी तो क्या नहीं हो सकता। किस्मत साथ देती है तो जिनकी बुद्धि नहीं होती वो भी राजा बन जाते हैं कभी कभी, और जो जीत भी नहीं सकते वो भी जीत जाते हैं अगर किस्मत साथ देती। कई बार होता है ना, बंदे ने तैयारी ना भी कर रखी है तब भी वो पास हो जाता है, किस्मत, ठीक है। तो ये कारण होता है पहला, क्योंकि जब किस्मत साथ है लेकिन बुद्धि नहीं है तो आप उस चीज को भोगते नहीं हो, इस बात को समझना। मान लीजिए आप एक राजा हो, आप में इतना ज्यादा दिमाग नहीं है लेकिन आपको बस किस तरह से राजा बना दिया गया,
तो जिसके पास दिमाग है उसको क्या मालूम कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं कितनी बड़ी शख्सियत का मालिक हूँ, तो आप भोगोगे नहीं ना, भोगने वाला डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने सब कुछ, जो मास्टरमाइंड है उसका ये भी बहुत अच्छा है और वो भोग भी रहा है, वो आपको राजा बना के खुद राजा के सारे सुख भोग रहा होगा। तो इसलिए लगन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, या लगन को स्ट्रॉन्ग करो, खुद भोगने की कैपेबिलिटी लेके आओ, या माइंड को स्ट्रॉन्ग करो ताकि अपने रास्ते खुद बना सको, या अपनी किस्मत स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इसलिए इन स्टोन्स को पहना जाता है, इसलिए लगन योग कारक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इसको मैंने एक्सीलेंट कहा है और इसलिए इसको मैंने स्टेज 1 में रखा है। फिर उसके बाद स्टेज 2 में जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं हमारे केंद्र के घर। केंद्र के जो घर होते हैं वो सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है लगन, यानी कि आप जो पैदा होते हो, ये है आपका घर, 4th हाउस। आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा घर में बिताते हो और घर आपके लिए मेन प्रायोरिटी होती है। देन उसके बाद ये होता है आपका लाइफ पार्टनर। बिना लाइफ पार्टनर के किसी की भी लाइफ नहीं है। 50% नहीं तो 40% जिंदगी तो आपको लाइफ पार्टनर के साथ बितानी पड़ती है। 50% से भी ज्यादा बितानी पड़ती है कुछ लोगों को, अगर जब वो 80-90 साल के हो जाते हैं और अगर उनकी 20-25 साल में शादी हो जाए तो 70% आपको बिताना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है आपका काम धंधा, पर्पस लाइफ का। आप जितने भी लोग हो, कोई ना कोई काम करते हो, वो है आपका लाइफ पर्पस, वो है आपका इस धरती पे आने का मकसद। आप धरती पे इसलिए नहीं आए कि ये बच्चे हैं, ये माँ बाप हैं, ये है, वो है, ये नहीं। कर्म क्या है आपका, वो आपका लाइफ पर्पस है, वो मेन मोटिव हो। चाहे आप घर संभाल रहे हो, चाहे आप बच्चे संभाल रहे हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे आपका कोई हाथ का काम है, चाहे किसको सर्विस देने का काम है, वो आपका लाइफ पर्पस है जो 10th हाउस है। इसलिए ये केंद्र का घर इंपॉर्टेंट माना है दूसरे नंबर। ठीक है, 3rd नंबर पे जो है वो है आपका पैसा और आपका लाभ। पैसा कितनी आपकी लाइफ में आता है ये आपको पता लगता है, और लाभ कितना है आपका ये आपको पता लगता है। ठीक है, पैसा और लाभ। 4th स्टेज में जो है आपका, वो आपका आएगा कि आप कितनी मेहनत करते हो, यहां से मेहनत देखी जाती है। आप कितना किसी के अधीन रहते हो, ये है अधीन रहना, या इसको हम कहते हैं जॉब करना। आप में से हर कोई कहता है जॉब करनी अच्छी बात है, जॉब करनी चाहिए, लेकिन जॉब में क्या होता है, आप अधीन होते हो, गुलाम होते हो, आपको किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। अधीन रहना किसी के, ये 6th हाउस से देखा जाता है। यहां से देखा जाता है बीमारी, आप कितना बीमार रहते हो, और ये आपका सीधा दृष्टि संबंध यहाँ पड़ता है पैसा। तो जो पैसे का नुकसान है वो सीधा यहाँ से होता है। आप कितना बीमारियों में इन्वॉल्व रहते हो, कितना आपका नुकसान होता है, कितना आप रिजर्व हो जाते हो, कितना आप लाइफ में या फैमिली में ज्यादा नहीं दे पाते टाइम, वो सारा आपका यहाँ से। फिर ये 12वां हाउस जो 4th स्टेज में है, ये है आपका घर से दूर और ऐसा खर्चा जो आपने कभी प्लान नहीं किया, सोचा समझा, बड़ा खर्चा, बीमारियां किसमें आती है, और दूर कर देना। क्योंकि देखिए हॉरोस्कोप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो जहां पर चीज खत्म हो रही है, एंड पॉइंट, वो हमेशा थोड़ा दुखदायक होता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो, मूवी की शुरुआत होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मूवी खत्म हो जाती है तो आप थोड़े से निराश रहते हैं कि यार खत्म हो गई, चलनी चाहिए। तो आदमी की जब एंड टाइम आ रहा होता है ना, उसको हमेशा लगता है कि थोड़ा और जी लेता है। तो एंड कभी किसी को पसंद नहीं आता। आप में से क्या किसी को एंड पसंद आता है? आप ड्राइव कर रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, अचानक सड़क खत्म हो गई चलते चलते, तो आपको अच्छा थोड़ा लगेगा कि सड़क खत्म हो गई। आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, आपके अकाउंट के पैसे खत्म हो जाए, ऐसी लाइफ खत्म हो जाए, तो ये हॉरोस्कोप का जो सर्कल भी खत्म होता है ना जहाँ पे, वो डिपार्टमेंट भी हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव करेंगे। समझना ज्यादा जरूरी है एस्ट्रोलॉजी को लिखने से, समझ में आनी ज्यादा जरूरी। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जितनी बातें बताई वो सारी क्लियर है, दिमाग में घुसी? सर जी सर अभी आपने जैसे स्टोन का बताया, तो अभी ये जो कुंभ
कुंभ लग्न है उसमें हम लोग शनि का नहीं डाल सकते ना, क्योंकि वो 10 नंबर डायरेक्ट उसमें गया। वैसे मेरे हिसाब से नहीं 12th डाल हाउस। सकते, लेकिन यहाँ पे हम पहले शनि की प्लेसमेंट चेक करेंगे, शनि बैठा कहाँ पे, ओके। ठीक है। और मैंने हम्म, आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक शनि की है, फिर आपके पास ऑप्शन मरकरी की है, उसके बाद आपके पास जो एक्सेलेंट ऑप्शन है वो है आपके पास शुक्र, ओके। ठीक है। हम्म लेकिन इन हम्म तीनों हम्म, के लिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमने उस प्लेनेट को भी देखना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, ठीक है। समझा। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि 6th हाउस से सर ज्यादा करके रोग वगैरह सब सब जगह मैंने सुना है 6th हाउस से देखते हैं ना रोग। आपने कहा कि मैंने 8 हाउस मैंने भी क्या बताया, 6th हाउस में क्या है, अधीन रहना किसी के लिए। अधीन रहना। तो जब आपको रोग हो जाता है तो क्या आप अधीन नहीं होते? हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में सर, एस्ट्रोलॉजी है समझना। एक शब्द में अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सको तो वही एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा हम्म अधीन होना। आप अगर जॉब कर रहे हो आप अधीन हो, आप अगर फंसे हुए हो अधीन हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते आप अधीन हो, आप बेड पे लेटे हो खड़े नहीं हो सकते आप अधीन हो, आपको किसी का कर्जा देना है आप उसके अधीन हो, कोई दुश्मन है जिसकी वजह से आप डर रहे हो तो आप अधीन हो। ओके। तो अधीन हो जाना यानी कि अपनी पावर को कम कर देना, अपना फुलफिल 100% ना दे पाना, यही तो अधीनता है। तो सर फिर डिपेंडेंसी आती है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो। हाँ, सर फिर 6th हाउस और 8th हाउस में जो रोग होते हैं उनमें क्या फर्क रहता है? 6th हाउस में वो रोग होता है जो आप छोटी मोटी दवाई खा के ठीक कर लेते हो, जैसे खांसी बुखार जुकाम या फिर शॉर्ट में जो चीजें होती हैं। 8th हाउस में वो चीजें होती है जो लंबी चलती है, जैसे आपकी टीबी हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, या वो बीमारियां जो बार बार वापस आती है, ओके। या ऐसी बीमारियां जो आपको याद रहती है। अब आपको नहीं याद होगा कि आपको लास्ट टाइम खांसी कब हुई थी, लेकिन आपको ये याद जरूर होगा मेरा एक्सीडेंट कब हुआ था, या मैं हॉस्पिटल कब गया था, या फिर हाँ मेरे बॉडी पे अगर कोई कट लगा तो वो कब लगा था, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि 8वां घर होता है हमारा डेप्थ का, सोच, पुरानी चीजें, या फिर जिसको आप ऑकल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो ऑकल्टिज्म होता है, ऑकल्टिज्म टोटल क्या होता है, सारा हिस्ट्री से बिलोंग है। हम आज जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, टैरो करो, हीलिंग करो, सब क्या है, हिस्ट्री है, कोई प्रेजेंट तो है नहीं। सब हिस्ट्री की चीजें हम आज पढ़ रहे हैं और फिर आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताते हैं, ठीक है। तो ये सब डेप्थ है। और जब आप कोई अपना एक्सीडेंट या कोई बुरा ख्याल सोचते हो तो भी आपकी हिस्ट्री होती है, पुराना टाइम पे हो चुका है, वो डेप्थ को आप सोचते हो, फिर आप कहते हो नहीं प्रिकॉशन लेना है, आने वाला टाइम सेव करते हैं। तो यही चीज, जैसे आप अपने पुराने इवेंट को सोच के अपने आज के इवेंट को, आज के कर्म को सिक्योर करते हो आने वाले टाइम के लिए। ऑकल्ट साइंस में भी ये सारी जो साइंसेज है ये भी यही करती है, पुरानी हिस्ट्री के बिहाफ पे आज के टाइम पे आपको गाइड करती है कि फ्यूचर में आपको कैसे प्लान करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना, क्योंकि ज्यादा आपका दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए मेरे को, ठीक है। और आप 1 से लेके 12 नंबर के चार्ट्स बनाइए और एक रिकॉर्डिंग में आपको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके उस रिकॉर्डिंग के आपको सारा लिटरेचर कॉपी पे नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करना है, और इसके लिए आपके पास आज का समय भी है और कल का समय भी है, और परसों आपने सबसे पहले डाउट्स पूछने हैं जो उस रिकॉर्डिंग में आपको आएंगे, ओके ठीक है। जो आपने लिखा उसमें से आपने मेरे को स्टार्टिंग में डाउट्स पूछे, फिर उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाना शुरू करूँ। ओके हो सकता है आज की क्लास में आपको थोड़ा ये लगा हो कि यार मेरे को कुछ नहीं बताया, ठीक है। नहीं सर, ये भी बहुत था, हम लेकिन एटलीस्ट हाँ, थोड़ा मैंने सा ना आपको दिखाई एस्ट्रोलॉजी का पता कुछ चलता नहीं देख बताया, के लेकिन कि क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको काफी, हाँ जी। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज ही है जो आपकी हमेशा रह जाती है।